वेलकम स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपका 2 लेसन ख़त्म कर चुके थे हम लोग ने। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। और चैप्टर के नाम से ही हमने समझा था कि चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमने साइटोलॉजी देखा था, जो कि स्टडी ऑफ सेल होता है स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ सेल होता है। फिर हमने सेल का एक टाइप देखा था, जो कि स्टेम सेल। क्या स्टूडेंट्स? स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था स्टूडेंट्स। स्टेम सेल रिसर्च क्या होता है वो हमने देखा था, और कौन से टाइप के स्टेम सेल्स हैं जो कि सोर्स पे डिपेंड होते हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स। फिर हमने यूजेस ऑफ स्टेम सेल पढ़े थे, जिसमें कि था रीजनरेटिव थेरेपी था, और रीजनरेटिव थेरेपी में सेल थेरेपी इंक्लूड हो रहा था, और एक ब्लड प्रोडक्शंस के लिए, ब्लड सेल प्रोडक्शंस के लिए भी हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब स्टेम सेल का यूज़ करके हम पूरी एक ऑर्गन को बना सकते हैं और उस ऑर्गन को हम किसी नीडी पर्सन के बॉडी में लगा सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था अब तक। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। देखते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी का अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, किसी बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्गन को निकाल देंगे और उस जगह पे वैसे ही एक दूसरा ऑर्गन फिट करेंगे। ये किडनी है, तो इस किडनी को हम निकाल देंगे क्योंकि ये किडनी खराब हो चुकी है, उसके जगह पे दूसरी किडनी लगाएंगे। तो ये होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो देखते हैं क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखते हैं, उसके पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है डायग्राम में देखो आपको दिया है स्टेम सेल्स, फिर एरो एरो करके क्या दिया, देखो न्यूरॉन्स, ब्रेन, यहाँ पे बोन, फाइबर्स, फिर ये सेल्स दिए हैं कुछ, इंटेस्टाइन, लीवर के सेल, हेपेटिक सेल, हार्ट, वेसल्स। ये सब देखो स्टेम सेल से ये सब डिराइव हो रहे हैं। क्या हो रहा है? स्टेम सेल से न्यूरॉन बन रहा है, स्टेम सेल से बोन सेल बन रहा है, स्टेम सेल से इंटेस्टाइनल सेल बन रहा है, स्टेम सेल से हेपेटिक सेल बन रहा है, लीवर सेल बन रहा है, स्टेम सेल से हार्ट सेल बन रहा है, फिर पूरा एक ऑर्गन बन रहा है। यहाँ पे पूरा एक ऑर्गन, यहाँ पे पूरा एक ऑर्गन, यहाँ पे पूरा एक ऑर्गन, फिर यहाँ पे पूरा एक, मतलब हम स्टेम सेल से क्या कर रहे हैं, ऑर्गन को क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गन को बना रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या कर रहे हैं? ऑर्गन को बना रहे हैं। तो ये है स्टेम सेल्स का जो मेन अपना स्टेम सेल्स का मेन इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, कि स्टेम सेल्स पूरी तरह से एक ऑर्गन को बना सकता है स्टूडेंट्स। क्या कर सकता है? स्टेम सेल्स की वजह से पूरा एक ऑर्गन बन सकता है। तो ये एक मेन एडवांटेज है स्टेम सेल्स का, और स्टेम सेल्स के रिसर्च में भी अब तक यही स्टडी किया जा रहा है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वेरियस ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी आइदर बिकम लेस एफिशिएंट और कंप्लीटली फंक्शनलेस ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक एजिंग, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शंस, डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इजी क्या लिखा है वहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी के, क्या बहुत से ऑर्गन क्या हो जाते हैं, कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं, फंक्शन लेस हो जाते हैं। लेस एफिशिएंट मतलब वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी तरह से काम, जैसे उन्हें काम करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं कर पाते। या तो ये सब क्यों होता है स्टूडेंट्स? या तो उस पर्सन की एज हो चुकी होती है, या तो किसी एक्सीडेंट के कारण उस ऑर्गन में चोट लग जाती है, जिस वजह से ऑर्गन खराब हो जाता है, या तो कुछ इन्फेक्शन हो जाए ऑर्गन में, या कुछ बीमारी हो जाए आपको। तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इन सब चीज़ों से आपके कोई तो ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और वो फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो कौन कौन से वो एजिंग, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर, इन सब की वजह से क्या हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स लेस एफिशिएंट हो जाते हैं या कंप्लीटली फंक्शनलेस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फैटेलिटी में ऑकर अंडर सच कंडीशंस। तो ठीक है,
आपका अगर कोई भी ऑर्गन ख़राब हो जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो पर्सन जो होता है उसकी लाइफ क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसकी लाइफ की कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, और कभी कभी फैटिलिटी मतलब वो डेथ के भी करीब हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है, डेथ के भी करीब हो जाता है। अगर कोई एक ऑर्गन खराब, समझो आपका हार्ट अगर ख़राब होता है तो हो आप फैटिलिटी में आ जाओगे, आप फैटिलिटी कंडीशंस में आ जाओगे, आप डेथ के करीब करीब आ जाओगे पूरी तरह से। तो ऐसे कंडीशंस भी आ सकते हैं जब आपका कोई ऑर्गन खराब होता है स्टूडेंट्स। हाउएवर इफ अ पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन, इट्स लाइफ कैन बी। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर उस पर्सन को वो ऑर्गन मिल जाता है उस बॉडी में, अगर उस पर्सन को वो ऑर्गन मिल जाता है जो ऑर्गन उसके बॉडी में ख़राब है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी लाइफ बच सकती है। क्या हो सकता है उसकी, अगर इस पर्सन की किडनी ख़राब है तो अगर हम उसकी किडनी एक्सचेंज करें, एक्सचेंज यानी अगर हम उस ख़राब किडनी को निकाल के दूसरी नई किडनी लगा देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तब हो सकता है कि उसकी लाइफ बच जाए स्टूडेंट्स। क्या हो जाए, बच जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स अभी नई किडनी लाएंगे कहाँ से, बात आती है नई किडनी लाएंगे कहाँ से, तो किडनी बनाने वाली कोई मशीन है नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे किसी इंसान से निकालना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन की किडनी खराब है तो किडनी बनाने वाली कोई मशीन नहीं है स्टूडेंट्स, सो किडनी को कहाँ से निकालना पड़ेगा, किसी ह्यूमन बॉडी से ही हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि कोई डोनर ऑर्गन डोनेट करे या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करे किसी की। तो ये मुश्किल होता है कि कोई डोनर मिलता है कि नहीं, किसी पर्सन को कोई डोनर मिलता है, सही है ना स्टूडेंट्स, कोई अपनी किडनी क्यों देगा, हाँ स्टूडेंट्स क्यों देगा। तो यहाँ पे डोनर इम्पॉर्टेंट होता है, डोनर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। किडनी की तो बात सही, किडनी दो होती है तो एक निकाल सकते हैं, बट अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना हो तो हार्ट हम सबके पास एक ही होता है, तो हार्ट भी हम नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो डोनर है वो इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के, क्योंकि डोनर नहीं मिलते हैं जल्दी। ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज। तो मैंने पहले बोला है कि हर एक लोगों के पास क्या होता है, दो किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनीज होती है। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी, पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। तो मैंने आपको पहले बोला जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस, किडनी का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, एक्सक्रिएशन में हेल्प करना। तो जो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस हो तो वो एक किडनी से भी हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एक किडनी से भी हो सकता है। इसलिए कोई भी पर्सन एक किडनी को डोनेट कर सकता है और एक किडनी अपने बॉडी में रख सकता है स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेट। और ऐसी कोई किसी किसी पार्ट से हम स्किन्स को भी डोनेट कर सकते हैं, हमारे लिम्स के पार्ट से हम स्किन को डोनेट कर सकते हैं, थाई के पार्ट से हम स्किन को डोनेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो और जो ऑर्गन्स हमारे पास सिंगल हैं उन्हें हम नहीं डोनेट कर सकते, अगर हमने डोनेट कर दिया तो हमारा डेथ हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें कोई भी ऑर्गन लेने के लिए डोनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। Various factors like blood group, disease, disorders, age, etc. of the donor and recipient need to be paid attention during transplantation. तो स्टूडेंट्स ट्रांसप्लांटेशन ईजिली नहीं होता है, बोलने के लिए बहुत इजी काम लगता है स्टूडेंट्स, पर ट्रांसप्लांटेशन जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो इजी नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपको 100 टेस्ट करने पड़ते होंगे लगभग आपको, तो उसमें ब्लड ग्रुप इंक्लूड होता है कि जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं जो पर्सन ले रहा है। रिसिपेंट मतलब जो पर्सन ले रहा है डोनर से कोई भी ऑर्गन ले रहा है, तो ब्लड ग्रुप दोनों के चेक किए जाते हैं कि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं। किसी को कोई डिजीज़ है कि नहीं, अगर डोनर को डिजीज़ होगा तो हम उसका ऑर्गन नहीं ले सकते। डिजीज़ यानी अगर वायरल डिजीज़ वगैरह जैसे कुछ होता है या बैक्टीरियल डिजीज़ वगैरह कुछ होता है जो ठीक ना हो सके, डायबिटीज़ वगैरह होता है, तो उस पर्सन का हम ऑर्गन नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कुछ डिसऑर्डर है कि नहीं, तो दोनों में चेक किया जाएगा किसी को कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, डोनर में चेक किया जाएगा उसे कुछ डिसऑर्डर है कि नहीं, रेसिपेंट में भी चेक किया जाएगा कि उसे एलर्जी तो नहीं है ना,
क्या स्टूडेंट्स, एलर्जी, एक एलर्जी भी होता है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है कि उनमें अगर दूसरा ब्लड हो जाता है तो उनको एलर्जी जैसा होने लगता है। तो ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स कि दूसरे रेसिपेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है जब उसे ऑर्गन दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप भी मैच हो जाता है, कोई डिजीज भी दोनों को नहीं रहता है, किसी डिसऑर्डर, और एज भी सही रहती है। अगर एज ज़्यादा है तो भी हम नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एज भी सही रहती, पर फिर भी बॉडी उस ऑर्गन को नहीं लेती है स्टूडेंट्स। क्या करता है, बॉडी उस ऑर्गन को नहीं लेती है, बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है और इसमें डेथ हो जाती है पेशेंट की, जो रिसिपेंट रहता है डेथ हो जाती है जब बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के लिए, और बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही अटेंशन देके ये सब टेस्ट करने पड़ते हैं कि कोई भी अगर गलती होगा तो डेथ हो जाएगी डायरेक्ट, और वहाँ पे जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होगा वो फेल हो जाएगा। इसमें डोनर को भी नुकसान होगा क्योंकि वो फिर से वो नहीं ले पाता है स्टूडेंट्स। क्या करता है, फिर से अपने ऑर्गन्स को नहीं ले पाएगा और जो रेसिपेंट है उसकी तो डेथ हो जाएगी स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या है। हाउएवर द अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अगर हमने एक ऑर्गन डोनेट कर दिया है, आपने एक ऑर्गन डोनेट कर दिया है, तो आप कभी भी लाइफ टाइम में दूसरा ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप दूसरा ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकते। एज एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपने किडनी एक बार डोनेट कर दी है, आप जिंदा हैं अभी भी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऑर्गन नहीं डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने डोनेट किया तो आपकी डेथ भी हो सकती है स्टूडेंट्स। हाँ, डेथ होने के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ऑर्गन्स लाइक लीवर, हार्ट, आइज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। This has led to emergence of concept like posthumous after death donation of body and organ। तो ऑर्गन हो गया, जैसे कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, आइस हो गया, ये सब कब डोनेट कर सकते हैं हम, डेथ के बाद ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट एक ही होता है, लीवर एक ही होता है, आइस भले दो होती, पर एक आँख से आप अंधे हो जाएंगे। जब आप जिंदा हैं तब आप डोनेट करते हैं अपने आई को, तो आप एक आँख से अंधे हो जाए, तो कोई भी एक आँख से अंधा नहीं होना चाहेगा स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, आफ्टर डेथ डोनेट कर सकते हैं। दिस हैड लीड टू एमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए इनके वजह से आफ्टर डेथ डोनेशन, मतलब लीवर, हार्ट और आई, ये क्या कर सकते हैं, ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम डेथ के बाद डोनेट करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट, इसमें नया एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है, पॉस्ट्यूमस, मतलब आफ्टर डेथ डोनेशन। पॉस्ट्यूमस मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। मतलब एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, पॉस्ट्यूमस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। पॉस्ट्यूमस मतलब होता है आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। डेथ के बाद डोनेट करना बॉडी और ऑर्गन को हम बोलेंगे पॉस्ट्यूमस। क्या बोलेंगे, पॉस्ट्यूमस। तो यही है स्टूडेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन समझा होगा स्टूडेंट्स। आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको ये पूरा एक लेसन होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे। जब आप इन फ्यूचर साइंस लेंगे तो आपको ये चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, वहाँ पे आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। क्या स्टूडेंट्स, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। अब तक हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर डेथ एज पर द ट्रेडिशनल कस्टम्स। सो जैसे कि आपके धार्मिक रूल्स हैं, आपके धर्म के रूल्स हैं कि डेथ के बाद बॉडी को क्या किया जाता है। जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में क्या किया जाता है, हम गाड़ देते हैं बॉडी को। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, हमारे धर्म हैं ये सब। तो ह्यूमन बॉडीज़ को क्या किया जाता है, डेथ के बाद डिस्पोज किया जाता है, जला के या गाड़ के, जैसे जैसे आपके ट्रेडिशंस होंगे, जैसे जैसे आपके धर्म होंगे।
However, due to progress in science, it has been realized that many organs remain functional for certain period even after death occurs under specific condition. तो जैसे जैसे साइंस में स्टडी आगे बढ़ती गई, स्टूडेंट्स ध्यान देना है आपको, जैसे जैसे साइंस में स्टडी आगे बढ़ती गई हमें पता चल रहा है कि हम जो ऑर्गन्स हैं आफ्टर डेथ, जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। कुछ तो टाइम के लिए वो क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। जैसी हमारे बॉडी में डेथ, हमारी बॉडी की जब डेथ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऑर्गन फंक्शनल रहते हैं, कुछ मिनट्स तक फंक्शनल रहते हैं, कुछ आवर्स तक फंक्शनल रहते हैं बहुत से ऑर्गन्स। सो उन ऑर्गन्स को हम क्या कर सकते हैं? डोनेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डोनेशंस के लिए यूज़ कर। Concept like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organ can be used to save the life of other needful person। तो मैंने पहले बोला है कि जो ऑर्गन और बॉडी डोनेशन है स्टूडेंट्स, वो रिसेंटली हमने स्टडी करके फाइंड किया है कि ऑर्गन्स डेथ होने के बाद भी फंक्शनल रहते हैं कुछ टाइम तक। तो उस टाइम में जब तक वो ऑर्गन फंक्शनल है, उस टाइम में अगर हमने उन ऑर्गन्स को निकाल के अच्छी तरह से अच्छे कंडीशन में रखते हैं तो वो ऑर्गन क्या रहेंगे? फंक्शनली रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उन ऑर्गन को जो नीडी पर्सन है, जो नीडफुल पर्सन है, उसके लाइफ को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। A liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death, our body should be useful to other needful person so that their miserable life would become comfortable। यहाँ पे देखो क्या लिखा? अ लिबरल व्यू। लिबरल व्यू मतलब न्यू आइडियाज़ या तो पॉजिटिव आइडियाज़। तो लिबरल व्यू यहाँ इस कॉन्सेप्ट के पीछे, ऑर्गन और बॉडी डोनेशन के कॉन्सेप्ट के पीछे एक लिबरल व्यू क्या है? लिबरल आइडिया क्या है स्टूडेंट्स? कि ताकि जो नीडफुल पर्सन है, जिसका ऑर्गन ख़राब हो गया है और एज भी कम है, उसकी पूरी लाइफ बाकी है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है? वो नीडफुल पर्सन है, उसे वो ऑर्गन अगर मिल जाए तो क्या है? उसकी जो लाइफ है वो पूरी कंप्लीट कर सकता है और कंफर्टेबली वो कंप्लीट कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? कि हम हेल्पफुल पर्सन, नीडफुल पर्सन को क्या कर सकते हैं? ऑर्गन डोनेट करके क्या करेंगे? उनके लाइफ को सेव करेंगे और उनकी लाइफ को क्या करेंगे? कंफर्टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कंफर्टेबल बनाएंगे। Awareness about this concept is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलते जा रहा है, पूरे कंट्री में फैलते जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। तो क्या कर रहे हैं? लोग समझ भी रहे हैं इस बात को, तो पहले ही पेपर्स बना देते हैं, डेथ होने से पहले ही वो पेपर्स बना देते हैं कि मेरा जो ऑर्गन है मैं डोनेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट। तो ऐसे कर करके बहुत सारे लोग डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, कि ताकि जो हमारा नीडफुल पर्सन है उसे हेल्प हो सके। लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड बॉडी। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं ऑर्गन और बॉडी डोनेशंस के हेल्प से। ब्लाइंड्स कैन रीगेन द विजन। जो अंधे हैं उन्हें अगर आँख डोनेट कर दी जाए तो वो देख सकते हैं। तो किसी बॉडी के डेथ होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उनकी आइज़ निकाल के हम नीडफुल पर्सन में अगर हम फिक्स कर देते हैं तो वो पर्सन क्या होगा? देख सकता है। Life of many people can be rendered comfortable by donation of organ like liver, kidney, heart valves, skin etc। तो बहुत सारे पर्सन्स की लाइफ हम क्या कर सकते हैं? कंफर्टेबल बना सकते हैं उन्हें ऑर्गन डोनेट कर, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट वॉल्व्स हो गए, स्किन हो गए। इन सब चीज़ों के डोनेशन से बहुत सारे पर्सन्स की लाइफ बच सकती है, बहुत सारे पीपल्स की लाइफ बच सकती है स्टूडेंट्स। Similarly, body can be made available for research in medical studies। और अगर बॉडी डोनेशन किया जाता है तो बॉडी किस काम आ सकती है? मेडिकल रिसर्च के लिए काम आ सकती है। अगर कोई अपना बॉडी डोनेट कर देता है तो क्या किस काम क्या आ सकती है? मेडिकल रिसर्च के लिए आ सकती है। अगर आप MBBS करते हैं तो वहाँ पे आपको मॉर्टर रूम में भी लेके जाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बॉडीज़ पड़ी रहती, तो वो बॉडी डोनेटेड होती हैं, जिस पे डॉक्टर्स लोग आपको बताते हैं कि ये ऑर्गन ऐसा है। तो
ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बॉडी डोनेटेड रहती हैं इधर पे। तो ये डोनेटेड बॉडी पे क्या कर सकते हैं हम, मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, मेडिकल स्टडीज़ कर सकते हैं, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट बॉडी। तो वो गवर्नमेंट हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह जो भी हो गए स्टूडेंट्स, ये काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, ताकि बॉडी डोनेशन के लिए लोग आगे बढ़ें, डेथ के बाद उनके बॉडी का कुछ तो यूज़ हो सके नीडफुल पर्सन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि कोई नीडफुल पर्सन है और उसकी लाइफ अभी बाकी है, तो उसे डोनेशन मिलना चाहिए, उसे वो ऑर्गन मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। सो ऑर्गन और बॉडी डोनेशंस भी इम्पॉर्टेंट है किसी नीडफुल पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए स्टूडेंट्स। सो ये था आपका ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक दिया है ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, आइज, लंग्स, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, बोन्स, स्किन। तो ये सब चीज़ क्या कर सकते हैं हम, डोनेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। We have studied in earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organism for human welfare students। So biotechnology होता क्या है, अगर आपको अर्लियर क्लासेस का याद होगा स्टूडेंट्स, आपने जो पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, तो वहाँ पे आपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट में वो क्या करे, इम्प्रूवमेंट ला सके स्टूडेंट्स। कैसे इम्प्रूवमेंट लाएगा, या तो इनके डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस लाएगा, क्या करेगा, जेनेटिकली चेंज लाएगा डीएनए सीक्वेंसेस में, या तो हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का हम यूज़ करेंगे। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही होगा क्या होता है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का या तो यूज़ करें, या तो हम जेनेटिक चेंजेस लाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डीएनए सीक्वेंसेस में हम चेंजेस लाएंगे कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। तो आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन भी एक बार बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता देता हूँ, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर पसंद है, जैसे कि मुझे इस ऑर्गेनिज्म का रेड कलर होना पसंद है, क्या स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनिज्म का मुझे रेड कलर होना पसंद है, और इस ऑर्गेनिज्म का मुझे सब कैरेक्टर पसंद है, बट मुझे ये ऑर्गेनिज्म रेड कलर में चाहिए। क्या चाहिए, ये ऑर्गेनिज्म रेड कलर में। तो मैं इसका ये वाला डीएनए क्या करूँगा, थोड़ा सा कट कर लूँगा, क्या करूँगा, थोड़ा सा कट कर लूँगा, और इसके डीएनए में मैं क्या करूँगा, मिक्स कर दूँगा। अगर इसके डीएनए में मिक्स कर देता हूँ ये वाला डीएनए, तो ये ऑर्गेनिज्म रेड कलर का भी हो जाएगा, और इसके पास जो पहले कैरेक्टर्स थे वो भी उसके पास रहेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स, ये हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, जेनेटिकल चेंज किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के ईजीनेस के लिए, ह्यूमन के कंफर्टेबलनेस के लिए स्टूडेंट्स। Various branches of science like cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड, साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स वो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब होगा ग्लूकोज वगैरह का जो भी स्टडी है स्टूडेंट्स, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का जो भी स्टडी उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हम जीन्स में चेंजेस लाएंगे, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है बायोटेक्नोलॉजी में।
क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ड्यू टू बायोटेक। तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी आगे बढ़ रहा है, हमने देखा है कि एग्रीकल्चर और जो फार्मेसी मेडिकल फील्ड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर में हमें बहुत हेल्प कर रहा है। बहुत सारे क्रॉप्स में हम हाई यील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। स्टूडेंट, इन फार्मेसी experiments for production of antibodies, vitamins and hormones like insulin have been successful। तो हमने मेडिकल फील्ड में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें हार्मोन जैसे कि इंसुलिन मिल सके, एंटीबॉडीज़ मिल सके और विटामिन्स मिल सके। स्टूडेंट्स, इंसुलिन किस लिए काम आता है स्टूडेंट्स पता है? इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काम आता है। पहले हम इंसुलिन हॉर्स के बॉडी से निकालते थे, पर जैसे बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी होते गया हम इंसुलिन बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? इंसुलिन को बना रहे हैं। एंटीबॉडीज़ भी हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। एंटीबॉडीज़ भी हम पहले दूसरों के बॉडी में से निकालते थे, पर अब क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं उसे। विटामिन्स भी हम बना रहे हैं। कैसे स्टूडेंट्स? हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करें? बायोटेक्नोलॉजी आप आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। जैसे जैसे आपके जो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड अगर आप साइंस लेते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से एकदम आप पढ़ पाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेक्नोलॉजी जिसमें साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। हम एक हार्मोन बना सकते हैं, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स बना सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। सो जो कि हम पहले नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स किसके? बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। हाई क्लास वैरायटी ऑफ क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड थ्रू टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। तो हाई क्लास वैरायटी मतलब ऐसे ऐसे क्रॉप्स बनाए जा रहे हैं जिसमें कि कोई पेस्टिसाइड्स का ना यूज़ हो, ना किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ ना हो। बस वो क्रॉप हमने सीड डाला और वो क्रॉप क्या होगा? ग्रो हो जाएगा विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी केमिकल। वो क्या हो जाएगा? वो क्रॉप ग्रो हो जाएगा। ऐसे भी क्रॉप्स हमने बनाए हैं, और ऐसे भी क्रॉप्स बनाए हैं हमने जो कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, ज़्यादा यील्ड दे सके। तो ऐसे ऐसे क्रॉप्स भी हमने क्या कर लिए? रेडी कर लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। टिश्यू कल्चर भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। टिश्यू कल्चर आपने पिछले इसमें देखा हो तो ये टिश्यू कल्चर था स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के हेल्प से हमने क्या कर लिया है? ऐसे ऐसे क्रॉप्स को भी हमने डेवलप कर लिया है जो कि हाई यील्ड देते हैं, कम टाइम में हाई यील्ड देते हैं स्टूडेंट्स। वो भी कम इन एक्सपेंसिव, मतलब कम पैसे में। तो ऐसे भी क्रॉप्स हमने तैयार कर लिया है स्टूडेंट्स। सो ये सब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स। क्या है? ये सब बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरिया और बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।